कवि कालिदास, कवि कुलगुरु, और उसमें भी मेघदूत पर इतना समृद्ध परिसंवाद। मेरी जानकारियां वैसे भी बहुत सीमित। आचार्य राधा वल्लभ जी शायद बताएंगे कि इतना समृद्ध परिसंवाद नहीं ही हुआ होगा। और इसमें जैसा दत्त चित्त होकर आप सब सूची भेद्य नीरवता के साथ इसे सुन रहे थे, और केवल मेघदूत ही यहां नहीं चरितार्थ हुआ, कालिदास भी अपने तमाम रूपों में उपस्थित हुए। मैं जब आचार्य राधा वल्लभ जी का व्याख्यान वैश्विक ही होता है, इसमें दो राय, और आप जब बोल रहे थे तो मैं उस लाभ से इसलिए थोड़ा वंचित हो रहा था क्योंकि ये प्रधान जी की यह कृति मेरे हाथ में बिल्कुल सद्य प्राप्त हुई थी। मैं सोच रहा था कि इस पर मुझे कुछ कहना है, तो इसमें से बहुत सारे अंश मैं उलट पुलट रहा था और देख रहा था और नोट भी कर रहा था कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सीमा यह है कि ये भोजपुरी में रूपांतरित काव्य है। आप सबसे मैं कई बार कह भी चुका हूं कि मैं जहां मेरा जो भूगोल है, यानी बस्ती, बहुत ही मामूली सा जनपद, नामालूम सा जनपद, उसकी भाषा या बोली न अवधी है न भोजपुरी है, एक संकर भाषा है। ऐसे में मेरे सामने ये काफी मतलब परेशानी की बात है कि मैं भोजपुरी के विन्यास में, भोजपुरी की संवेदना में, भोजपुरी की लचक में, भोजपुरी की भंगिमा में जो एक काव्य रूपांतरित किया राधा वल्लभ जी ने, और विश्व काव्य का अवधेश प्रधान जी, और इस पर जो परिचर्चा हुई, इतनी गौरवपूर्ण परिचर्चा, राधा वल्लभ जी ने कालिदास को हिंदी में एक बात और सामने आई कि संस्कृत के स्कॉलर शायद यहाँ कम होंगे, तो और जो हमारा समय वो एक तरह से हिंदी समय है, तो इस हिंदी समय में आपने तुलसी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी, सबको कालिदास के आलोक में जिस तरह से विवृत किया, उनके अनेक आयामों को उद्घाटित किया, सोदाहरण, वो सारी चीजें, और उसके बाद आदरणीय वृंदा जी का जो वक्तव्य था, वो जब बता रही थी अपने अनुभव की, जब वो 6 साल की थी अपने घर में, वो सुनती थी कि उपमा कालिदास से, तो उपम लगता था इनको कोई बच्चों के भीतर जैसे व्यंजन होता है, तो मुझे तो लग रहा था कि वो मंदाकिनी सैकत वेदिका भी, उस मंदाकिनी के बालू के तट पर वो जो गुड्डे गुड़िया बनाती हुई पार्वती थी, तो उस तरह से विंध्रा जी का एक रूप बल्कि कालिदास का मैंने देखा। अनामिका जी इतना रसार्द्र और इतना सार्थक वक्तव्य दिया, उन्होंने भी अपने निजी अनुभव जिस तरह से आपसे साझा किए, उन्होंने बताया कि जब मैं 16 वर्ष की थी तो यहां चौखंबा से कैसे उन्होंने किताबें प्राप्त की। मैं इसे संयोग ही कहूंगा
कि प्रधान जी ने वो जो तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्को बिंबा धरोष्ठी वाला श्लोक है, उसमें उस श्यामा को 16 बरस की ही बात उसने की। तो श्यामा एक शब्दावली है सौंदर्य शास्त्र की, संस्कृत के सौंदर्य शास्त्र से कि उसकी तमाम परिभाषाएं दी गई हैं। एक परिभाषा मैंने ये भी सुनी है कि शीते सुकोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मे वा सुख शीतला तप्त कांचन वर्णाभासा स्त्री श्यामा करके। खैर, इन सबके बीच मित्रों मैं क्या कहूं, वही फिर बात मेरे सामने आ जा रही है। कहना मुझे ये है कि कालिदास के आलोक में तुलसी प्रसाद, और प्रधान जी ने थोड़ा संकेत भी किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर इस विश्वविद्यालय में मतलब उल्लेख उस तरह से न हो, कोई मेघदूत के संदर्भ में, उनका वाक्य है शुक्ल जी का, मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी की सीधी सादी प्रेम दृष्टि। यह जो बृहत्तर भारत है, यह जो महादेश है, और अभी जिस सांस्कृतिक भूगोल उत्तर गिरिता की बात कालिदास ने हो रही थी कि कालिदास देश काल जयी इसीलिए है। सांस्कृतिक भूगोल जो मनुष्यता का भूगोल, जहां तक संवेदना जाती है, जहां तक काव्य जाता है, जिन जिन भाषाओं तक पहुंचता है, जिन जिन बोलियों तक उसका प्रक्षेप और संप्रेषण है, वहां वहां तक जाकर के उन कोनों तक, उन अतरों तक, उन प्रांतरों तक जब हम कालिदास को पहुंचकर आयत्त करना चाहते हैं, कालिदास से हम क्या पाते हैं, क्या मेघदूत को गीत काव्य हमारी आधुनिक शब्दावली में कहा जाता है, और प्रधान जी ने भी मेघदूत के गीत नाम से इसका अनुवाद किया है। दरअसल जो गीत काव्य की अवधारणा है, यह हिंदी की अवधारणा है, बल्कि लिरिक शायद जिसे कहा जाता हो, मैं बहुत नहीं जानता, त्रिपाठी गीत काव्य किसे कहते होंगे, आप लोग परिभाषाओं को थोड़ा गहनता से जानते हो। मेघदूत को तमाम विचारकों ने महाकाव्य में कहा। राधा वल्लभ जी की, मतलब अभी स्वयं आचार्य जी भी कह रहे थे और आपने भी कहा, मेघदूत का उनका जो अनुवाद है, मुझे उसे देखने का सौभाग्य मिला, और उसी में यह परिचर्चा है कि मेघदूत को पहले उसके नामकरण की समस्या आई कि यह किस किस्म का काव्य है, इसे कैसे वर्गीकृत इसको किया जाए, कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि जो परिभाषाएं थे उस समय कविता की, महाकाव्यों की, सर्गबंधो महाकाव्यों तत्रैको नायको इत्यादि इत्यादि। अब समस्या यह आई कि एक ऐसी कविता सामने आ गई काव्य शास्त्रियों के सम्मुख कि इसका नामकरण क्या हो, क्योंकि ये तो बहुत ही नई सी विधा लग रही है, ये एक ऐसा प्रयोग है, अपूर्व प्रयोग है, अपरूप विद्यापति के शब्दों में आपका। तो किसी ने कहा कि ये केली काव्य इसे कहा, किसी ने कहा कि एक ही विषय से संबंधित तमाम मंदाक्रांता हैं, इसको संघात काव्य कहा जाए। और कुछ काव्य
काव्य शास्त्रियों ने कहा कि इसे महाकाव्य कहना चाहिए। अब महाकाव्य के इसमें काव्य शास्त्रीय लक्षण तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें है क्या? मैं समझता हूं कि जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त नहीं है, उनके लिए महाकाव्य पीड़ा है। तो यह जो एक पीड़ा, एक वियुक्त की पीड़ा, एक विलगाव, किसका विलगाव? स्नेह का विलगाव, संबद्धता का विलगाव, सायुज्य का विलगाव। इससे जो जीवन में एक रिक्ति पैदा होती है, और उस रिक्ति के जरिए जो हमारे भावावेग होते हैं, जो आकुलताएं होती हैं, वो व्यक्ति से लेकर के संपूर्ण चराचर तक उसकी जो व्याप्ति पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी व्याप्ति उस समय की कविता में, जो हमारी एक बहुत अनवरत और सुदीर्घ काव्य परंपरा है, जैसा कि अभी बताया ही जा रहा था, वाल्मीकि से लेकर के, कालिदास से लेकर के और आज तक की जो काव्य साधना है, नदंती गर्जंती वहंती यान्ति, आप वहां से देखिए मेरे, और फिर विश्व कविता में ऋतु भी शायद बादलों की, अब बरस नहीं रहे हैं, वो बात अलग है। ऐसे बादल भी हैं हमारे समय में, ऐसे बादल हैं जो सूखा डालने वाले बादल। कविता में भी बड़ा सूखा पड़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उससे जो हरितिमा है, जो काव्य वैभव है, जो विद्युत्तमा है, वो चमक, वो विद्युत, वो तड़ित, वो मेघ गर्जन, बार बार मेघ का गर्जन इसमें विषय है। आप लोग ध्यान से देखें, उसकी गर्जना, ग्रीष्म का बीता हुआ आतप, और चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई है। वहां अगर कोई आशा की किरण, तो एक आषाढ़ का पहला दिन, आषाढ़ का पहला दिन कितनी संस्कृतियों को, कितनी कामनाओं को लेकर इस संसार में आता है। और इसी नाते आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु पुत्रक्रीडा परिणत गजब बादल, कितना रूपांतरण उसका आकाश में हो रहा है, कितने किस्म के रूपाकार वो ग्रहण कर रहा है। हाथी बन जा रहा है, हाथी का बच्चा बन जा रहा है, क्या क्या बन जा रहा है। वह कौतुक, और उस कौतुक के साथ जुड़ी हुई हमारी कामनाएं, स्त्रियां, खेतिहरों की स्त्रियां कैसे उसको बहुत सीधे साधे नयनों से, अकृत्रिम नजर जिसे कहते हैं, जो कि वंकिमता को नहीं जानती, जो कटाक्षों से अपरिचित है, कितनी कितनी आशाएं दिल में भरी हुई है, उस बादलों को निहारती, क्योंकि तुम्ही जीवन के आलंबन, यह आलंबन, यह पर्जन्य, यह बादल अगर न हो तो हमारी पारिस्थितिकी का, हमारी सारी संवेदनाओं का, सारे आलंबनों का जो मनुष्य के हैं, उनका क्या होगा। तो मित्रों, असल बात यह है कि मुझे प्रधान जी ने जो इसका अनुवाद किया है,
या इसके इतने सारे जो संस्करण पूरी दुनिया में मेघदूत के अनुवाद हुए हैं, तमाम भाषाओं में हुए हैं। और जैसा कि आपने देखा, आचार्य राधा वल्लभ जी का अनुवाद सामने है। अगर आप उसे पढ़ेंगे, या जैसा कि मैं उसे पढ़ और देख सका, तो आप पाएंगे, अभी आप बता ही रहे थे कि त्रिलोचन जी की प्रेरणा से, और त्रिलोचन जी तो कहते थे अनुवाद नहीं अनुकमन मैं इसे कहता हूं। राधा वल्लभ जी के अनुवाद में आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि उसमें मालवी के पुट मुझे कम से कम दिखाई। वो हिंदी में अनुवाद है निश्चित रूप से, उससे कुछ शब्द मेरे पास शायद होंगे, और जो उन्होंने सानेट में अनुवाद किया रोला को लेकर के, उसमें बृहत्तर अवकाश मिला, क्योंकि मेघदूत की सामासिक भाषा में जो अनुक्त रह जा रहा है, कवि तो कह देता है, लेकिन जो भावक है उसका ग्रहीता उस रूप में नहीं ग्रहण कर पा रहा है। तो अनुवादक आचार्य त्रिपाठी जी ने उन स्पेसों को, उन रिक्तियों को कालिदास के मन में बैठकर, यक्ष के मन में बैठकर, जैसा कि आचार्य द्विवेदी का उल्लेख अभी कर रहे थे प्रधान जी, मैंने देखा है कि किस तरह से भरा है त्रिपाठी जी ने, जो उसमें पक्तियों के बीच जो रिक्तियां हैं, वो और क्या क्या उसमें कहना चाहता है। तो एक भरा पूरा अनुवाद, और चूंकि विधा उसकी सानेट है, तो उसमें कुछ एक बड़ा उसका फलक भी बनता है, इस नाते बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र के अनुवाद का जिक्र प्रधान जी कर ही रहे थे, और प्रधान जी ने ठीक ही कहा कि भोजपुरी का सबसे मार्मिक सटीक अनुवाद हवलदार त्रिपाठी सहृदय का ही। नागार्जुन उन्हें बड़े भाई कहते थे त्रिपाठी, सहृदय उनका नाम था। और जब नागार्जुन जी से उन्होंने कहा कि मतलब मैं ये कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई मैं अभी जल्दी में हूं, एक यात्रा पर जा रहा हूं, नहीं तो आपने जो अनुवाद किया है। और उन्होंने उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की है त्रिपाठी। त्रिपाठी जी बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने बौद्ध धर्म पर अंग्रेजी साहित्य का उनका बड़ा व्यापक अध्ययन था। खैर, भोजपुरी में अनुवाद मोती बीए ने भी किया है मेघदूतों का, और भोजपुरी में अनुवाद अभी एक तरह से यक्ष के ही मुंह से आप लोग सुन रहे थे, इसके जो करता प्रधान जी। तो और यक्ष के बारे में राधा वल्लभ जी ने उल्लेख किया है कि भट्टोजी दीक्षित ने जो यक्ष शब्द का विवर्तन किया है, यह काम अक्षरोर यस्य सब यक्ष, यानी काम जिसकी आंखों में, जिसके नयनों में काम है, वह है यक्ष। जो कामना और लालसा भरा जीवन, कामनाओं से भरा हुआ जीवन, उस जीवन को मंदाक्रांता छंद में जो कालिदास ने लिखा होगा, प्रावृत प्रवास व्यसने, यही ना मंदाक्रांता विराजते, यानी वर्षा ऋतु में प्रवास में और कोई दुख का समय हो, तब मंदाक्रांता छंद का भी निवेश किया जाता है। अभी जब संयोग से सिद्धिदात्री जी मेघदूत के कुछ श्लोकों का वाचन कर रही थी, मुझे तो यह लग रहा था कि जैसे कजरी का जैसे गायन होता है। मेघदूत का मंदाक्रांता छंद कुछ कुछ उस तरह का है।
कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा लक्ष्मण कहाँ सिया के छोड़ला ऐसन विकट धरिया। यह जो ऋतु और यह जो आषाढ़ का महीना है, यह जो प्रावृत ऋतु है, यह हमारी उन तमाम तप्त आकांक्षाएं जो झुलस रही हैं या झुलस चुकी हैं, उनके पकवाने के लिए, उनकी हरितिमा के लिए, और लगातार जिस तरह से हम प्राकृतिक विनाश पर उतारू हो जा रहे हैं, तो ये बदरा बदरा, ये जो बादल हैं, इनका रास्ता बहुत सीधा साधा, वक्र पंथा तदपि, रास्ता जो साहित्य का रास्ता है, जो संस्कृति का रास्ता है, वो रास्ता मित्रों इतना सीधा सपाट रास्ता नहीं। जबकि आजकल संस्कृति का रास्ता इतना सपाट, इतना घुन्न, इतना ठस बना दिया जा रहा है। एक ऐसे समय में मुझे लगता है कालिदास का पाठ, कालिदास का अध्ययन और खास तौर से कविता और काव्य की जो प्रासंगिकता और कल की प्रासंगिकता है, वो कितनी हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के हरे भरे पन के लिए, कामनाओं के लिए कितनी जरूरी है। अब मैं उस धर्म का या फर्ज का भी थोड़ा सा पालन कर ही दूं, क्योंकि भोजपुरी अनुवाद की बात है, तो दो मेरे संज्ञान में दो एक कवियों का जो अनुवाद है, मैं समझता हूं कि आपके सम्मुख रख दूं, क्योंकि अति व्याख्या की जरूरत, क्योंकि समय ही व्याख्या विस्मूर्छिता, दुर्व्याख्या विस्मूर्छिता। हमारा जो समय है वो दुर्व्याख्याओं के जहर से वैसे ही इतना मुरझाया हुआ है। मैं आपसे कहूं कि कुछ साल पहले ऐसे ही प्रधान जी ने तो कर दिखाया, मेरे मन में पता नहीं कहां से कौतुक उठा था, क्या फितूर आया, मैंने सोचा कि मैं दुर्गा सप्तशती का अनुवाद करूं, और वो भी भोजपुरी अवधि मिला करके चौपाई और दोहे। अरे बाप रे, जो हिंदी का वर्तमान परिदृश्य है, इतनी गालियां मुझे पड़ी, इतने संघात हुए कि मैं तो भूल ही गया अनुवाद करना। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं भी भूलता नहीं। तो मेरा ये कहना है कि बोलियों में एक क्लासिक का, एक बहुत बड़ी कविता का जब अनुवाद उतरता है, तो एक लोक शास्त्र निर्मित होता है। और आचार्य विद्यानिवास जी तो शास्त्रोपरि लोक की बात करते थे। वो कहते थे मैं शास्त्र को रख दूंगा लोक के सामने, पीछे रख दूंगा। और अभी हमारे समय में एक बहुत ही अधिक विद्वान, आप उनसे सहमत हो असहमत हो, डॉक्टर भगवान सिंह, वो वैदिक वाङ्मय का भास जिस तरह से कर रहे हैं, उनमें तमाम नई चीजें, नए प्रकल्प, और उनका कहना है कि संस्कृत वाङ्मय के पहले लगता है कोई जन भाषा थी, कोई बोली थी। आज अगर बोली में संस्कृत का अनुवाद
वो भी कविता का काव्यानुवाद संभव हो रहा है, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये उदाहरण दो तीन इसलिए रखना चाहता था। एक ही श्लोक का, राधा वल्लभ जी का, प्रधान जी का, हवलदार त्रिपाठी का, कि आप लोग देख सकें केवल एकमात्र श्लोक का, क्योंकि भूख प्यास चरम पर होगी उन लोगों की, लेकिन उसका लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो बांच दूं, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस सब के बीच एक चीज जो मुझसे छूट गई थी, वो अवधि के कवि पढ़ीस का नाम आपने सुना ही होगा, बलिभद्र दीक्षित पढ़ीस। पढ़ीस जी ने कविता लिखी है और उसका नाम है बादर। तो बादर के कुछ अंश बस थोड़े से मैं जरूरी समझ रहा हूं इस समय, क्योंकि उन्होंने लिखा जो आसमान का एक बड़ा सा नीला सामियाना है, इसमें सूर्य चमक रहा है, और देखते देखते जो ये खेतों में काम करने वाले लोग घास उसकी निकाई कर रहे हैं धान के खेत की, उधर कृषक जीवन है। इसी बीच में वो जो आषाढ़ का मामला है, उमस बहुत बढ़ रही है, तो देखते देखते बादल सामने आ जाते हैं। तो बादल कैसे कैसे बादल हैं, ये अवधि का बादल है, पढ़ीस का बादल है, इसे भी आप लोग थोड़ा सा देखें। उत्तर दिशा की बादर का एक उठा फीहा, दुई चार और आए 10-20 अरे होइगे, तन कहीं देर पाछे पर्वत यस कहूरा, चारियों अलंकृत बड़ी बड़ी अगास माँ उड़े, कुछ छाट छाटे आए तो बड़े बड़े बन गए। छोटे छोटे कुछ छाट छाट आए तो बड़े बड़े बन गए, तिनते कटछट उठगा कस हाथी का बच्चा। कुछ छाट छाट आए तो बड़े बड़े बन गए, तिनते कटछट उठगा कस हाथी का बच्चा, हथवाल बैठ पीठी पर बिगड़ गवा मकुना। अभी हाथियों की बात हो रही थी, हाथी को बजरंग जी जानते होंगे, मकुना भी कहा जाता, सत्यदेव भी जानते ही होंगे। हाँ, मतलब जो कलब या हाथी बच्चा आप कह लीजिएगा, भोजपुरी में कहना चाहे, जैसे प्रधान जी बादलों के तमाम वो कर रहे थे, तो कुछ छाट छाट आए थे बड़े बड़े बन गए, तिन ते कट छट उठगा कस हाथी का बच्चा, हथवाल बैठ पीठी पर बिगड़ी गवा मकुना, जब पूंछ सींग वाला वह दानव वस दौड़ा। फिर क्या हुआ? कुछ दौरी दौरी आओ, कुछ बन बन के बिगड़े। ये बिंब आप देखिए, बादलों का बिंब देखिए, कुछ दौरी दौरी आवे, कुछ बन बन के बिगड़े, कस अजब गजब ढंग के दरसाई रहे पुतरा। है तो और भी बहुत कुछ है। इस कविता को आप पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं गली कूचों में बादल दौड़ दौड़ करके जैसे बच्चों का मुंह चूम रहा है, ऐसे ऐसे बिंब इसमें आए। तो मित्रों, हाँ है वो है संयोग से सामने 10-500 पुछाड़ी और अनगिनत मुरैला। अभी राधा वल्लभ जी पुंस कोकिल या मयूर के मतलब नर के नृत्य की बात कर रहे थे। 10-500 पुछाड़ी और अनगिनत मुरैला, नाचत हैं बाबिल पर सांपन ते मुंह जोड़े। पर्वत की चोटी के कांधे ऊपर लौटे, मुंह चूम चूम कोहिरा के मोती भय बाजे। खड्डन ते उठियावे घूमे गली कूचा, घर भीतर तक घुस घुस लरिकन कई मुंह चाटे। ये बादलों की पहुंच कहां तक है,
जा करके जैसे बच्चों का मुंह चाट रहे हो तोड़ तोड़ करके। आप लोग गए ही होंगे उत्तराखंड में। मुझे भी वहाँ जो वो कौन खाल है सैनिक स्कूल वहाँ, घोड़ा खाल में मैं गया था वर्षों पहले। लगता था बादल यहाँ से कमर से ऐसे करके लपेट लपेट करके चला। अब तो वो दृश्य, क्योंकि हम पर्यटन और सेलिब्रेशन और हनीमूनों में ये सारे दृश्य, जहाँ की जो विचरण के दृश्य, जो विचरण की भूमि हमारी थी, निर्द्वंद होकर के घूमने की, स्वच्छंद विचरण करने की जो जगहें थी, उन्हें हमने तो युवा मित्र कुछ लगता है कि विचलित हो रहे हैं लेकिन तो मैं अब बस एक वही सुना देता हूँ। एक श्लोक मान लीजिए, क्योंकि मेघदूत पर और कालिदास पर तो अनंत अनंत रूप से कहा जा सकता है। तो जैसे कि एक बहुत बहुत ही जो श्लोक शायद सबको याद रहता है तमाम कारणों से, उत्तर मेघ का ही है। तन्वी श्यामा शिखरी दसना बिंबाधरुष्टि मध्य क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्नाभि। ये श्लोक है, पूरा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग सब समझदार हो। तो इस श्लोक का अनुवाद ये बदरा प्रधान जी ने भी किया है, हवलदार त्रिपाठी ने भी किया है। ये दोनों पाठ में आपके सम्मुख रख करके, और कालिदास का पाठ आप सबके पास ऑलरेडी है। मैं आपसे तो ये हुई हैं एगो नारी नगिनवा ये बदरा, हुई हैं एगो नारी नगिनवा ये बदरा 16 बरिस के। अभी मैं अनामिका जी का संदर्भ आया था, तो मतलब श्यामा 16 बरिस के दुबरे पातर, ओठ बिंब फल पाकल, आंख चकित हिरनी अस, दांत अनार के दनवा साजल, गहिरी नाभ कमर पातर, लचकनवा ये बदरा, हरल हरल कूल्हन के भरवा, चलत मंद अलसा के, जुबतिन में विधिना के पहले रचनवा ही बदरा। ये प्रधान जी का पाठ है। हवलदार त्रिपाठी का पाठ इस प्रकार है। सोइलार दत्त की, सोइलार सुइलार आप समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा चुभने वाली। अरे जैसे भी तो शायद अनार के दानों की बात, ये दांत की है कुछ ऐसा क्या, वो फाटे हिया नहीं, है फाटे हिया दरक, फाटे हिया दरक। हाँ, हसत दसन अस चमके, कुछ इस तरह से फाटे या दरका। तो अब ये त्रिपाठी जी का पाठ है। सोइलार दत्त की पाकल बिंब ओठ की, पतरकी नवेली कचनार। पतरकी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तन्वी की। नभिया भंवर छीन कमर चकित आंख, हरिणी नियन रतनार, जोबनन से जरिका झुकल चले अलसात, कुल्हवन के भरवा से आय, जुबतिन में विधिना के आदि सिरिजन यस, उहवा जो होई एगो नाय। मित्रों, आज का जो यह सत्र है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, आप लोगों से अर्जित किया, आप सबकी उपस्थिति ने, और आप
सरीखे प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में यह मेघदूत पर हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध सत्र के समापन की मैं घोषणा